मुझे बसें पसंद है, अफोर्डेबल होती हैं, लोगों से मिलने का मौका मिलता है। बसों का ना अपना एक चार्म होता है, हवा में उड़ती डस्ट, लोगों की चीखें, पिछली सीट पर रोते और उल्टियाँ करते हुए छोटे बच्चे। हेलो ब्रो। जी, आप पिछली सीट पर चले जाओगे, मैं विंडो सीट के अलावा ट्रैवल नहीं करता। एनीवेज, हाय, देसी बस का सफर। दूर से देखो तो लगता है ऑप्टिमस प्राइम अपनी शादी पे दुल्हन बनकर आ रहा है। बस का सफर सिंपल नहीं होता। ये एक कंप्लीट सर्वाइवल शो है जिसमें कंटेस्टेंट्स रोज अपनी डिग्निटी, सांस और पेशेंस हर लेवल पे लूज करते हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड, इसके लिए टाइम पे पहुंच जाओ तो वो लेट होती है। अगर 2 मिनट लेट हो जो तो ड्राइवर साहब ऑलरेडी 5 किलोमीटर आगे निकल चुके होते हैं। नॉट टू मेंशन, इसमें चढ़ना भी एक्सपोर्ट है। एक हाथ में बैग होता है और दूसरा हाथ किसी से लड़ने में मसरूफ होता है कि ये सीट मेरी है। और अगर आप खुशकिस्मती से अंदर घुस भी जाओ तो ऑलरेडी 60 लोग उसकी 35 सीटों में बैठे होते हैं और साइड में ड्राइवर अंकल ने एवरग्रीन लव सॉन्ग्स लगाए होते हैं। ड्राइवर अंकल की बात कर ही रहे हैं तो हर बस वाला रिटायर्ड फॉर्मूला 1 फास्ट एंड फ्यूरियस इंस्पायर्ड ड्राइवर क्यों होता है? लेकिन मानना पड़ेगा, गूगल मैप्स की टाइमिंग को आज तक सिर्फ बस ड्राइवर ही बीट कर पाए हैं, वो भी बड़े मार्जिन से, हमेशा। एंड इवेंचुअली जब तुम पहुंच जाते हो तो बस से उतरते वक्त लगता है तुम किसी जंग से वापस आए हो। कपड़े ढीले, बैग की जिप टूटी और आपकी सैनिटी आपके खब्बे ईयरफोन की तरह बस में कहीं रह गई। ऑन अ साइड नोट, अगर किसी ने आज तक देसी बस का सफर नहीं किया तो उसको डेफिनेटली करना चाहिए। जिंदगी का ऐसा फ्लेवरफुल एक्सपीरियंस तो और कहीं नहीं मिल सकता। हर दफा सोचता हूँ आज ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन जब बॉक्स खोलता हूँ तो लगता है ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, ये तो एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसमें सिर्फ मुझे धोखा मिलता है यार। ऑनलाइन शॉपिंग होप्स और डिसअपॉइंटमेंट के दरमियान की गेम है। तुम सोच रहे होते हो कि आज क्या ऑर्डर करूं, जेब में पैसे हो या ना हो, बट 50% ऑफ की ऑफर जब देखता है ना बंदा, तब अपने पुराने सारे प्लान्स भूल जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा इमोशनल रोलर कोस्टर है कि जिससे तुम ना अपनी जान छुड़ा सकते हो और ना ही कभी फुली सेटिस्फाई हो सकते। देखो, ये जो एड है ना 50% ऑफ पे, ये जो प्रीमियम जैकेट मिल रही है, मान लिया कोई अच्छी ब्रांड की जैकेट होगी, मगर जब इसी की जगह कोई सस्ती कॉपी मिलती है ना, तो यार अंदर से कुछ टूट सा जाता है। ऐसे 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 फीलिंग आती है कि अंदर से कुछ। इस स्टेज के अंदर फिर बंदा दुख की 5 स्टेजेस में चला जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है डिनायल। पहले बंदा कहता है नहीं यार इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है, मतलब 19-20 का ही फर्क है, नहीं यार इतना फर्क तो नहीं है। फिर आती है अगली स्टेज, एंगर, जिसमें तुम्हें गुस्सा आता है उस बंदे पे जिसने बेची है और अपने आप पे कि तुमने क्यों खरीदी। ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर जो गुस्से वाले कमेंट्स होते हैं वो यूजुअली इस एंगर फेज के अंदर आए होते हैं। डिनायल वाले फेज के अंदर कोई रिव्यू नहीं देता है कि नहीं यार ठीक है, लेकिन जब एंगर फेज आता है तो इसके अंदर ज्यादातर नेगेटिव रिव्यूज आते हैं। फिर इसके भी बाद एक नेक्स्ट स्टेज आती है, बार्गेनिंग। ये वो स्टेज है जिसके अंदर आप अपने आप से बार्गेनिंग शुरू कर देते हो, अपने आप को समझाने को, नहीं यार चलो ये सीजन तो निकालते हैं ना यार, कोई नहीं यार ठीक है, गुजारा चल जाएगा, गुजारा निकल जाएगा, अपना अपना क्या है, हम तो पैन ही लेंगे, अबे हम तो पैन ही लेंगे। ये थर्ड स्टेज है ब्रो, इसमें से भी तुमने बाहर आ जाना अभी। फिर आती है फोर्थ स्टेज, डिप्रेशन। इसके अंदर तुम्हें इतना दुख होता है कि यार पैसे ज़ाया हो गए, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी, मैं यहाँ ऑनलाइन मंगाता, मैं खुद जाके लेकर आता तो अच्छा होता, पैसे ज़ाया हो गए यार, इतना वेट भी किया चीज़ के आने का, और तुम फुल डिप्रेस होना शुरू हो जाते हो। फिर इसके बाद आती है आखिरी स्टेज, एक्सेप्टेंस, जिसके अंदर तुम कहते हो अच्छा यार चल कोई आ गई है ना, बस ठीक है, बाढ़ में जाए, पहनने की दिल करेगा पहन लूंगा, नहीं तो ना सी, ठीक है जो भी है बस ठीक है। प्रो टिप, मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर आज तक जितने भी ऑनलाइन कपड़े मंगाए, हमेशा मैंने अपने साइज से बड़े साइज के मंगवाए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन साइजिंग हमेशा खराब होती है। बड़े कपड़े मंगा के उसको रीस्टिच करवा लेता या एडजस्ट करवा लेता, छोटे कपड़े आने के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट बड़े कपड़ों के ऊपर तुम रीएडजस्टमेंट करवा सकते। फिर आता है रिटर्न पॉलिसीज। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रिटर्न पॉलिसीज देते ही नहीं है, और जो देते हैं उनकी रिटर्न पॉलिसीज इतनी खराब होती हैं कि या तो वो प्रॉपरली रिटर्न नहीं होते,
या तुम्हें ही पैसे भरने पड़ रहे होते हैं रिटर्न के भी, या फिर रिटर्न होने के बाद भी तुम्हें रिफंड नहीं आ रहा होता टाइम पे। एंड नॉट टू मेंशन मेरी सबसे बड़ी ग्रीफ कि जब मैं ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर कर रहा हूँ और मैं अपने कार्ड से पे कर रहा हूँ तो वो पेमेंट 2 सेकंड के अंदर क्लियर हो जाती है, बट फॉर सम रीजन अगर वही चीज मैं रिफंड करवाता हूँ इट टेक्स 10 to 15 days। फॉर व्हाट? वही सेम अमाउंट 2 सेकंड में क्लियर हुई थी जाते वक्त, अब वापसी के वक्त 2 हफ्ते लगेंगे। लाइक हाँ क्यों? एनीवेज, जैसे कि मैंने कहा कि ये ऑनलाइन शॉपिंग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह है जिसके ना तुम बगैर रह सकते हो ना तुम साथ रह सकते हो, और हर दफा ऑर्डर करना एक गैम्बल की तरह ही होता है। कभी चीज ठीक आती है, कभी नहीं आती। जिंदगी में ना हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन होता है। किसी के लिए उसका एक्स होता है, किसी के लिए उसका बॉस, और किसी के लिए वो आंटी जो हर शादी के अंदर तुमसे तुम्हारी एज पूछती रहती है। मेरा दुश्मन एटीएम मशीन। मतलब कहने को वो सिर्फ एक पैसे निकालने वाली मशीन है, पर उस एक मशीन ने मुझे इतने ट्रॉमास दिए हैं कि जिस दफा भी मैं उसको यूज करने जाता हूँ मुझे एंजाइटी अटैक्स आते हैं। एक दिन मैं और मेरा दोस्त बाजार से गुजर रहे थे। हम दोनों का चाय पीने का मूड हुआ। रात के 12 बज रहे हैं और हमने बड़ी मुश्किल से एक ढाबा ढूंढा। वो भी चाचा बंद करने ही वाले थे और हम दोनों उसमें घुस गए। अभी हम चाय ऑर्डर करने ही वाले थे कि मैंने अब्दुल से पूछा कि उसके पास पैसे हैं, और हर क्लासिक दोस्त की तरह वो अपना वॉलेट हॉस्टल छोड़ के आया था। मैंने अपना वॉलेट खोल के देखा और 2 साल पुराना होने के बावजूद वो उतना ही खाली था जितना पहले दिन था जब मैंने उसको खरीदा था। फिर हमने चाचा को मनाया कि अभी दुकान बंद ना करें, हम एटीएम से होके आते हैं, और हम दोनों चल पड़े एटीएम की तरफ। मगर मुझे क्या पता था कि मेरा इतना सा डिसीजन, मेरी किस्मत मुझे मेरे नए दुश्मन की तरफ लेके जा रही थी। हम दोनों एटीएम बूथ के अंदर एंटर होते हैं और एज यूजुअल मैं अपना कार्ड निकालता हूँ और एटीएम मशीन में डालता हूँ और स्क्रीन के ऊपर आ जाता है प्रोसेसिंग। अब्दुल भी मेरे साथ एटीएम बूथ में एंटर होता है और इधर उधर देखने लग जाता है। अब ये बात याद रखने वाली है कि ये कोई आम एटीएम मशीन नहीं। इस एटीएम मशीन के साथ एक छोटी सी खिड़की भी है और उस खिड़की के अंदर एक बटन लगा हुआ है और वो बटन ऑन है। और अब्दुल को पता नहीं क्या सूझती है, वो खिड़की खोलता है और बटन बंद करके देखता है कि ये कौन सी लाइट का बटन है। वो लाइट का बटन नहीं था, वो एटीएम मशीन का बटन था। एटीएम मशीन का वो बटन दबाने की देर एटीएम मशीन कहती गुड बाय, गया तुम्हारा कार्ड, जाओ तुम भाड़ में, नहीं निकालती मैं तुम्हारे पैसे। मैं चली। फिर हमने वेट करना शुरू किया एटीएम मशीन रीस्टार्ट होने का। स्क्रीन खुली, एक तो पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने की मशीनें रखी हुई हैं। 10 मिनट लगे उस मशीन को रीस्टार्ट होने में। रीस्टार्ट हुई तो हुई, स्क्रीन ऑन हुई और उसके ऊपर लिखा था इंसर्ट कार्ड। अबे क्या मतलब इंसर्ट कार्ड? अभी तो कार्ड अंदर डाला था, पिछला तो निकाला नहीं तूने। इस टाइम बाय द वे रात के 12 बज रहे हैं, बैंक बंद है, हेल्प लेने के लिए आसपास कोई भी नहीं है। फिर क्या, बैंक के अंदर एक फोन होता है, वो उठाओ, वो डायरेक्ट हेल्पलाइन पे कॉल करता है। तो हमने हेल्पलाइन पे कॉल की, ऑपरेटर को वही सारी सिचुएशन बताई कि हाँ भी ये लोचा हो गया, समझ नहीं आ रही क्या करना। वो सुन के भी मुझे लगता है वो बंदा अंदर अंदर हंस रहा था। सारी बातचीत करने के बाद वो बंदा मुझे बताता है कि सर कार्ड आपके होम ब्रांच चला जाएगा, 2 हफ्ते बाद ले लेना। मतलब हमारा चाय पीने वाला प्लान तो हो गया चौपट। कार्ड मेरा छुट्टियां मनाने चला गया, आएगा 2 हफ्ते बाद। बेसिकली हेल्पलाइन वाले ऑपरेटर ने कुछ ऐसे समझाया था कि अभी क्योंकि बैंक बंद है तो वो कार्ड रिट्रीव नहीं कर सकते क्योंकि बैंक में कोई है नहीं, तो वो सुबह कार्ड रिट्रीव करेंगे और फिर जिस भी ब्रांच का वो कार्ड होगा वो उधर सेंड कर देंगे और वो कोई बैंक प्रोसेसिंग के थ्रू गुजरेगा और वो इवेंचुअली मेरी होम ब्रांच पे चला जाएगा और होम ब्रांच पे मैं 2 हफ्ते बाद जाकर आराम से कलेक्ट कर सकता हूँ। प्लान सिंपल, ओके कोई बात नहीं, पैसे नहीं निकले कोई मसला नहीं, 2 हफ्ते बाद कार्ड निकल आएगा, इजी सीन। इवेंचुअली 2 हफ्ते खत्म हो जाता है और मैं जाता हूँ अपनी होम ब्रांच में और बैंक काउंटर पे जाके सारा मुआवजा दोबारा पेश करता हूँ कि भाई जान ऐसे ऐसे हुआ है, मेरा कार्ड उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आ जाएगा, क्या मेरा कार्ड यहाँ पे आया? बैंक वाला इतना बड़ा बॉक्स निकालता है कार्ड्स का और उसके अंदर से एक एक करके मेरा नाम देखना शुरू करता है और 5 मिनट बाद बोलता है कार्ड तो नहीं आया। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, क्या मतलब कार्ड नहीं आया, कहाँ है मेरा कार्ड? तो मुझे टेलर कहता है कि आप कुछ दिन और वेट कर लें, हो सकता है वो कुछ दिनों तक आ जाए। लाइक ओके फाइन, जहाँ 2 हफ्ते वेट कर लिया उधर कुछ दिन और वेट कर लेता हूँ। 1 हफ्ता और गुजर जाता है, मैं दोबारा जाता हूँ बैंक, मैं कहता हूँ मेरा कार्ड आया, अभी भी कार्ड नहीं आया। अब मुझे बैंक वाला कहता है कि भाई आपका कार्ड लॉस्ट हो गया। कहाँ? कोई पता नहीं, अब आपको री इशू करवाना पड़ेगा। री इशू? और री इशू के इतने चार्जेस हैं। चार्जेस? क्या मतलब चार्जेस? मतलब ड्रामा किया सारा अब्दुल ने।
और मुझे इतना वेट करने के बाद भी नया इशू करवाना पड़ेगा। उस इंसिडेंट के बाद से जब भी मैं एटीएम जाता हूँ मेरे अंदर एक PTSD टाइप एक्टिवेट हो जाती है। मुझे एंजाइटी होती है ये सोच के कि कहीं मेरा कार्ड ना रह जाए अंदर, क्योंकि दोबारा री इशू करवाना पड़ेगा। तो मॉडल स्टोरी बड़ी सिंपल है। एटीएम मशीन जा रहे हो ना, अगर अपने भोंडू दोस्तों को बाहर ही छोड़ के आया करो, साथ ना अंदर एटीएम मशीन के लिए घुसो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। एज ऑलवेज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लगे आप लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय। But she threw it. Oh, you hella saucy. Did you stew it? Wonder what it cost me. I threw some shoes in. Ice be on my body. I'm never bruising. Hey, yeah, 4 flights, 1 month.